टू जो है ना आपका, ये क्या आप लोग बताइए, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो आप लोग बताइए, हम लोग सीरीज में चैप्टर 2 में क्या पढ़ने वाले, तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे ना कि किसी भी क्या प्रोविजंस होता, क्या उसके मोटिव्स होते हैं, क्या एस्पिरेशंस होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसे होता, ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या। तो इसको हम लोग ना स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 को, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ना विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। और मालूम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन को समझने के लिए ना हम लोग बिगिनिंग करते हैं, हम लोग बिगिनिंग जो करते हैं ना वो करते हैं साउथ अफ्रीका का, आप लोग के बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वहीं से हम लोग समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसकी नीड क्या होता है। तो बाबू आज हम फिर से एक बार और बिगिनिंग करते हैं इसकी। हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ना किसी भी देश की ना कॉन्स्टिट्यूशनल रूपरेखा क्या होगी, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा सा बेसिक बताते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी की जो मतलब होता है ना, पॉलिटी मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है बाबू, और बताइए पावर के बेसिस पे ना गवर्नमेंट 2-3 प्रकार का हो सकता, मतलब गवर्नमेंट के कुछ प्रकार हो सकता है। जैसे आप लोग पहले जानते हो ना, डेमोक्रेसी भी होती है, और डेमोक्रेसी के अलावा हमारे यहाँ पे और क्या मिलता, तो डेमोक्रेसी के अलावा आप लोग जानते हो ना मोनार्की होता, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग एनार्की बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी में आप लोग जानते हो ना पीपल्स अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करता है, मतलब यहाँ पे जो सोर्स ऑफ गवर्नमेंट होता है ना डेमोक्रेसी में, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाता कौन है, पीपल बनाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, सोर्स ऑफ गवर्नमेंट, पीपल गवर्नमेंट बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी बोलते हैं। आप लोग जानते हो ना इतना, यहां में गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के पास होता लिमिटेड पावर और लिमिटेड कंट्रोल। क्या होता है बाबू, अब बताइए मोनार्की में जो होता है ना, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कभी भी इलेक्शन नहीं करती है। यहां पे गवर्नमेंट जो बनता है ना बाय बर्थ बनती है या इनहेरिटेंस के बेसिस पे बनती है। तो मोनार्की में क्या होता, इनहेरिटेंस के बेसिस पे गवर्नमेंट बनता, राजा बनता, और राजा के पास क्या होता, यहां पे होता है सुप्रीम अथॉरिटी होती है, मतलब कि ग्रेट पावर और ग्रेट कंट्रोल। बोले राजा के पास क्या होता है, ग्रेट पावर और ग्रेट कंट्रोल। तो आप लोग बताइए मोनार्की में सोर्स ऑफ पावर क्या होता है, इनहेरिटेंस होती है, जन्म से होता। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, जो रूलर होता है, जो राजा होता है, किंग होता है, क्या होता है, सुप्रीम अथॉरिटी होता। सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होता, मतलब किंग के पास लेजिस्लेटिव पावर भी होते हैं, एक्सिक्यूटिव पावर भी होते हैं और जुडिशियल पावर भी होते हैं। बट यहां पे क्या है, डेमोक्रेसी में ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, एक्सिक्यूटिव ऑर्गन्स और जुडिशियरी ऑर्गन्स। तीन ऑर्गन्स होते हैं ना यहाँ पे, एक जुडिशियल फंक्शन करता, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन करता और एक लेजिस्लेटिव फंक्शन करता।
बट मोनार्की में क्या होता है, किंग जो होता है एब्सोल्यूट होता है। क्या होता है बाबू? एब्सोल्यूट करने का मतलब क्या होता है कि सारे पावर किसके पास होगा, किसी और के पास पावर नहीं होगा। बट एनार्की जो होता है एक ऐसी गवर्नमेंट होता है जिसमें पावर जो होता है ना गवर्नमेंट के पास बहुत कम होता, और कम पावर होने के मतलब ये है ना कि यहां पे किंग को ना कोई भी क्या कर सकता, हटा सकता, मतलब किंग से ज्यादा पावरफुल एक इंडिविजुअल हो जाए। इसका यहां पे क्या बोलेंगे, लेस पावर एंड लेस कंट्रोल। आप लोग को मैं एग्जांपल के थ्रू एनार्की को समझाऊंगा। ठीक है ना? तो बताइए, हम लोग पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं जिसमें डेमोक्रेसी, मोनार्की, एनार्की होता। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पीपल बनाती है, तो इसमें पावर का डिवीजन होता और इसमें सबके पास लिमिटेड पावर होता। जब लिमिटेड पावर होता है ना तो गवर्नमेंट एक लिमिटेड फंक्शन को परफॉर्म करती है। जब गवर्नमेंट लिमिटेड फंक्शन को परफॉर्म करती है ना तो कभी भी यहां पे क्या होगा, डिक्टेटरशिप बिहेवियर नहीं होगा। पीपल्स के राइट को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि हर 5 साल पे क्या होता है, इलेक्शन होता। अगर गवर्नमेंट पीपल के नीड को फुलफिल नहीं करेगी तो पीपल जो होते हैं ना गवर्नमेंट मेकर भी होते हैं और गवर्नमेंट ब्रेकर भी होते हैं। गवर्नमेंट हटा देंगे, न्यू गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करेंगे। बट मोनार्की में जो होता है ना बाबू, यहां पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कभी भी पीपल नहीं करती है। कौन करता, बर्थ के देश में गवर्नमेंट बनता। यहां पे किंग के पास होता है एब्सोल्यूट पावर। किंग को जो मन में आए, जब मन में आए, जैसे मन में आए वैसा कुछ कर सकता। किंग के पास होता है ग्रेट पावर और किंग के पास होता है ग्रेट कंट्रोल। एनार्की कहने का मतलब है ना लेस पावर और लेस कंट्रोल। जैसे आप लोग जानते हो इंडिया में जो यूरोपियंस आए थे, बहुत सारे यूरोपियन आए थे, पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच आए थे। इन लोग का पहला मोटिव था व्यापार करना। व्यापार करते करते क्या करते लोग, ये लोग इंडिया में रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग रूल करना स्टार्ट करते हैं ना इंडिया में, इसके पीछे का कारण है कि हम लोग इंडिया में क्या थे, एक फ्रेगमेंटेड थे, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। हम लोग के बीच में यूनिटी नहीं थी। जब हम लोग के बीच में यूनिटी नहीं होगी तो क्या होगा, सभी के पास लेस पावर होगा और सभी के पास लेस कंट्रोल होगा। जब हमारे पास पावर भी कम होगा और कंट्रोल भी कम होगा तो क्या होगा ना कि ब्रिटिश हमको इजीली अपना क्या बना सकते हैं, गुलाम बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं एनार्की। समझ में आप लोग को? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बताइए डेमोक्रेसी। अब बताइए ब्रिटिश ने जहां पे भी रूल किया वहां पे क्या करेंगे, बताइए आप लोग, अपने रूल जहां पे करेंगे उसको कोलोनाइज कर देंगे। कोलोनाइज करेंगे ना वहां को, जब कोलोनाइज करेंगे तो उनकी पॉलिसी जो होगी वो एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी होगी ना ब्रिटिश की। ब्रिटिश जहां पे रूल करें वहां पे एक्सप्लॉइटेशन होगा, वहां पे लोगों के राइट्स छीन लिए जाएंगे, वहां पे इनइक्वालिटी होगा, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो बताइए जहां पे ब्रिटिश रूल वहां पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, पीपल के बेसिक राइट्स नहीं मिलेंगे, डिनायल ऑफ बेसिक राइट, सिटीजन्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा। बोलिए आप लोग, तो आप लोग सपोज कीजिए कि ब्रिटिश रूल कोई भी देश में हो, इंडिया में, यूएसए में या फिर कोई और थर्ड कंट्री में, जहां पे रूल होगा वहां पे ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन समय के साथ वो देश क्या होगा, कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा। कंट्री इंडिपेंडेंट कैसे मिलेगी, तो मूवमेंट करके, रिवोल्ट करके। जानते हो आप लोग,
जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल जाती है ना बाबू, तो कंट्री क्या बन जाता, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता। और कोई भी देश जब इंडिपेंडेंस होगा ना, तो कभी नहीं चाहा जाना कि उसमें ब्रिटिश का रूल हो कभी। तो किस चीज का डिमांड करेगा, ब्रिटिश रूल को कहेगा टाटा बाय बाय, क्या बोलेगा, सेल्फ रूल। और सेल्फ रूल में क्या बनाएगा, खुद के देश में खुद से रूल करने के लिए क्या बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता, किसी भी देश में कानून व्यवस्था को चलाने के लिए एक लॉ बुक होती है। तो बताइए डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताइए कोई देश डेमोक्रेसी है तो वहां पे कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये सब कुछ होंगे ना। बोलो इक्वालिटी ऑफ ऑल होगा, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, अब ये और क्या करेगा उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी का और भी क्या होगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलेगा एबोलिश कर देते हैं, क्या कर देंगे एबोलिश, डिस्क्रिमिनेशन। अब बताइए डिस्क्रिमिनेशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमारे जैसे भारत के देश में डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे होते हैं, क्लास के बेसिस पे होते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे होते हैं, रेस के बेसिस पे भी हो सकता है, जेंडर के बेसिस पे भी हो सकता है। तो हमारा जो देश डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी उसका मोटिव होगा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और इसका मोटिव होगा इक्वालिटी सभी को देना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, और एबोलिश डिस्क्रिमिनेशन। अब इक्वालिटी किस सेंस में, तो तीन सेंस में, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। पॉलिटिकल मतलब क्या, मतलब कि हमारे यहाँ पे ना सभी लोग पॉलिटिक्स में इक्वल है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में हर लोग वोट दे सकते हैं, एडल्ट लोग, और हमारे यहाँ के जो सिटीजन होते हैं वो एज ए कैंडिडेट भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सोशल इक्वालिटी की, आप सोसाइटी में किसी को एंट्री के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो पब्लिक प्लेस में, चाहे वो कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, कोई संप्रदाय के हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, कम पैसे वाले भी हो, अनपढ़ हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक इक्वालिटी मतलब होता है कि समाज में जो होनी चाहिए ना रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, जिसको आप लोगों ने हिस्ट्री के चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं सोशलिज्म, कि सोसाइटी में जो रिसोर्स है उसका इक्वल डिवीजन होनी चाहिए। तो ये कुछ हद तक इंडिया ने अचीव नहीं किया, क्योंकि हमारे देश में एक होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है ना। बट गवर्नमेंट हमेशा वर्क करती है कि समाज में क्या हो, इक्वालिटी है, ठीक है ना। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब होता है ना बाबू दी प्रोसेस ऑफ मेकिंग और फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने बोला ना कि जब कंट्री इंडिपेंडेंस हो जाएगी ना तो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। तो आप लोग जानते हो ना कि ब्रिटिश ने बहुत जगह पर रूल किया, जैसे इन्होंने अमेरिका पे रूल किया, यूएसए पे, इन्होंने इंडिया पे रूल किया। अब इन्होंने क्या किया, अफ्रीका पे भी रूल किया,
अफ्रीका में ब्रिटिश के अलावा और भी नीदरलैंड और भी बहुत सारे देशों ने रूल किया। जब इन सारे देशों पे ब्रिटिश का रूल होगा तो इनके यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो यहाँ पे अमेरिका में क्या होता, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता कि अमेरिका में ब्रिटिश का विरोध किया जाता और वहां पे क्या आती है, डेमोक्रेसी आती है। और अमेरिका विश्व की पहली क्या बन जाती है, विश्व की पहली डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाती है मॉडर्न टाइम में। क्योंकि हम लोग अगर बात करें ना पास्ट में, तो इंडिया में ना लिच्छवी रिपब्लिक का आप लोग नाम सुने होंगे। ये रिपब्लिक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड थे। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इंडिया जो है ना वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। यहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुए, बोलिए आप लोग। यहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुए, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और यहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग हुआ। अब मालूम है जहां जहां पे इन्होंने रूल किया ना, वहां वहां पे इन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। जैसे साउथ अफ्रीका में इनकी पॉलिसी थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हमारे यहां पे इन्होंने क्या किया, तो रिलीजियस डिवाइड का काम किया, हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया। और यहां पे यूएसए में क्या किया, यहां पे भी ब्लैक एंड व्हाइट सेपरेशन के बीच में डिफरेंशिएट का काम किया। आप लोग समझ रहे हो यहां तक। तो आप लोग यहां तक ये समझ लिए हो ना कि इन्होंने जहां जहां पे रूल किया वहां वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे, और वहां वहां पे क्या होगा, ये वहां पे रूल करते करते वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा ना किसी भी देश में, वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होनी चाहिए ना, वो सभी के राइट को प्रोटेक्ट करनी चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, जो कि इन्होंने डिवाइड कर दिया था, किया था ना। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना कि केस स्टडी पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, केस स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं केस स्टडी पढ़ रहे हैं। और केस स्टडी हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका में पढ़ेंगे। तो ये लोग जैसे इंडिया में आए थे ना, वैसे ये लोगों ने 17 और 18 सेंचुरी में क्या करते हैं, 17 और 18 सेंचुरी में ये लोग अफ्रीका में जाते हैं और अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाते हैं। अफ्रीका को कॉलोनी कैसे बनाते हैं, तो अफ्रीका को कॉलोनी बनाने के लिए ये लोग यूज करते हैं आर्म्स को, बहुत सारे हथियार को, और क्या यूज करते हैं, अपने फोर्सेज को। और वहां पे क्या बन जाते हैं ये लोग, रूलर बन जाते हैं। अब ये जब रूलर बन जाएंगे ना, तो इनको बोला जाता है व्हाइट सेटलर्स। एक तो व्हाइट थे और वहां पे सेटल कर जाते हैं। अब ये रूलर्स वहां पे क्या करने लगे, रेसिस्ट, व्हाइट रेसिस्ट पॉलिसी लाते हैं। मतलब ये होता है ना कि जो व्हाइट रेस है ना, वो क्या है, व्हाइट रेस जो है ना वो सुप्रीम रेस है,
और सब जो है ना वो क्या है, इंफीरियर रेस है। यहाँ पे इनकी जो पॉलिसी होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं एपार्थाइड की पॉलिसी, एपार्थाइड। अब ये एपार्थाइड की पॉलिसी में क्या होता, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आपका होता है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन, आप लोग बताइएगा ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका में कितने रेस होते हैं, अफ्रीका में होते हैं बाबू 3 रेस। एक होते हैं उसको बोलते हैं ब्लैक, अब ब्लैक कौन होते हैं, वहां पे नेटिव्स होते हैं, वहां के लोग होते हैं, नेटिव्स होते हैं, इंडिजिनस होते हैं। वो अफ्रीका के 3/4 पॉपुलेशन को क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं। दूसरा जो रेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग कलर्ड रेस, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स रेस। अब ये जो मिक्स रेस होते हैं ये इंडियन होते हैं, साउथ एशियन कम्युनिटी होते हैं। अब ये जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं व्हाइट रेस। अब ये क्या बोलते थे अपने आप को, सुप्रियर। और दूसरा क्या बोलते थे, नॉन व्हाइट को, नॉन व्हाइट को इंफीरियर। तो यहां तक आप लोग समझ लिए हैं ना कि साउथ अफ्रीका में ना फॉरेन रूल होता। तो फॉरेन रूल साउथ अफ्रीका में क्या करते हैं, फॉरेन रूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है, यहाँ पे क्या, डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पे फॉरेन रूल क्या करते हैं बाबू, सेग्रीगेशन की पॉलिसी लाती है, सेग्रीगेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है। अब ये सेग्रीगेशन की पॉलिसी क्या होता है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। ये होता है कि सेपरेट फैसिलिटीज या आइसोलेटेड फैसिलिटीज फॉर दी डिफरेंट रेस एंड ग्रुप। इसका मतलब होता है क्या, कि डिफरेंट क्या होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, डिफरेंट फैसिलिटीज, या फिर इसको बोल सकते हो आप लोग सेपरेट, सेपरेट, या फिर आप लोग बोल सकते हो इसको आइसोलेटेड फैसिलिटीज फॉर डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट रेस। समझ में आने यहां तक। तो यहां पे व्हाइट को क्या मिलेगा, सुप्रियर फैसिलिटीज। जितनी भी फैसिलिटी होंगे क्या होंगे, सुप्रियर होंगे, मतलब A1 क्वालिटी का होगा सारी फैसिलिटी। आप लोग बताइए ब्लैक को कैसा मिलेगा, इंफीरियर फैसिलिटीज, या फिर बोल दो नन व्हाइट, नन व्हाइट को क्या मिलेगा, इंफीरियर फैसिलिटी। अब मालूम ये सारी फैसिलिटी दोनों के लिए सेपरेट होती है, मालूम है क्या क्या, जैसे दोनों के लिए उनका रेसिडेंस अलग अलग इलाकों में होगा, उनके लिए बस अलग होंगे, टैक्सी अलग होगी,
उनके लिए ट्रेन में डिफरेंट कोचेज होंगे, उनके लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज होगी, उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स होगा, पब्लिक टॉयलेट्स भी अलग होगा, है ना। बीच, पब्लिक बीच भी अलग होगा दोनों के लिए, है ना। तो ये सारे क्या था ना कि वहां पे क्या किया गया कि व्हाइट को सारे सुपीरियर फैसिलिटी और ब्लैक को सारे इंफीरियर फैसिलिटी दिया गया। अब यहाँ फैसिलिटी में उनका रेसिडेंस अलग इलाके में, उनके लिए बसेज अलग, टैक्सी अलग, ट्रेन अलग, लाइब्रेरी भी अलग, स्कूल भी अलग, टॉयलेट भी अलग, बीचेज भी अलग, मतलब सब सेपरेट कर दिया गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन की पॉलिसी। अब इसको ये लोग इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ एक्ट लाते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट। पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट यहाँ पे आता। ये पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो होता है ना, वो क्या करता है पता आप लोग को, कि वहां पे ना पॉपुलेशन को डिफरेंट रेसेज में डिवाइड कर देता। फिर वहां पे आता इमोरालिटी एक्ट। इमोरालिटी एक्ट आता, मतलब ना कि यहां पे बोला जा रहा है ना कि जो डिफरेंट रेस बना है ना, वो एक रेस के लोग एक ही रेस में क्या करेंगे, शादी करेंगे, इंटीमिटेट रिलेशंस को बनाएंगे। तो यहां पे बोला गया ना कि केवल एक रेस के लोग एक ही रेस के साथ क्या बनाएंगे, अपना मैट्रिमोनियल अलायंस को बनाएंगे। फिर यहाँ पे हुआ ग्रुप्स एक्ट बना वहां पे, मतलब कि एक रेस के लोग एक ही रीजन में रह सकते हैं, दूसरे रीजन में उनका एंट्री प्रोहिबिटेड होगा। तो ऐसे यहाँ पे जो होता है ना, बहुत सारे एक्ट बनाए जाते हैं जो वहां पे क्या करता है ना, डिवीजन का काम करता। समझ में आप लोग को। फिर हम लोग देखेंगे ना कि साउथ अफ्रीका में क्या होता है, कुछ लीडर्स होते हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे नेल्सन मंडेला। ये बोलते हैं ना कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये फाइट करते अगेंस्ट रेसिस्ट पॉलिसी। ये क्या थे, ये फाउट लड़ाई लड़ते किसके अगेंस्ट में बताइए, रेसिज्म के अगेंस्ट में। अब इस लड़ाई में इनकी लड़ाई जो होती है रेसिज्म के अगेंस्ट होती है, इनकी नेल्सन मंडेला को। अब ये नेल्सन मंडेला डिमांड क्या करते हैं, इनकी डिमांड होती है पहला इक्वालिटी इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में सब लोग क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये बोलते हैं ना कि इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, ये बोलते हैं ना कि समाज में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब्स हो और भी कुछ हो, इसमें क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब ये जो दो बात कहेंगे ना आपके नेल्सन मंडेला। फिर तीसरा बोलते हैं कि एबोलिश डिस्पैरिटी इन सोसाइटी, की समाज से इनइक्वालिटी को हटाना, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना। यहां पे बोला जाएगा एबोलिश डिस्क्रिमिनेशन, बोलेंगे ना कि डिस्क्रिमिनेशन को हटा दीजिए। जब इतना बात कौन बोलेंगे, नेल्सन मंडेला। इनको क्या किया जाएगा, इनको इम्प्रिजन, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का चार्ज में इनको गिरफ्त कर लिया जाएगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का चार्ज इन पे लगेगा। और मालूम है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का चार्ज लगने के पीछे का कारण ये होता है ना कि इन पे प्रिजन चार्ज लगता, देशद्रोह का। मतलब बोला जाता है ना कि देश में द्रोह कर रहे हैं। भैया बताओ, देश उनका अधिकार मांग रहे हैं तो तुम बोलोगे देशद्रोह? ये कौन सा भाई नियम कानून लगा रखे हो अपना। यहाँ पे ट्रीजन का चार्ज लगके इनको कितना दिन जेल में रहना पड़ता है नेल्सन मंडेला को, 28 ईयर्स।
और ना नेल्सन मंडेला के साथ ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको 7 अदर लीडर्स को भी मिलता। इनको 20 ईयर्स के लिए क्या बना कर देता, इम्प्रिजन रहते हैं। फाइनली इनको ना छुटकारा मिलता है 1964 में। ठीक है, ये हमारी जो केस स्टडी है ना, ये बताती है ना कि जब भी एक फॉरेन पावर दूसरे कंट्री में रूल करेंगे तो वहां के लोग क्या कोशिश करेंगे कि वहां पे इंडिपेंडेंस मिले और वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो। तो हम लोग ना यहाँ पे आप लोग एक करेक्शन कर लीजिएगा कि 1964 में ना उनको क्या किया गया था, इम्प्रिजन कर लिया गया था। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे।